नमस्कार। चुनाव की बड़ी और अच्छी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज मैं लुधियाना में हूं और यहां की बहुत फेमस सराबा मार्केट में हूं। बहुत पुरानी मार्केट है, कहा जाता है कि सबसे पुरानी यही मार्केट है, लेकिन अब बहुत ही खूबसूरत हो गई। मतलब आप अगर यहां आएंगे तो आपको एकदम चंडीगढ़ वाली यानी इलीट शहरों वाली फीलिंग आएगी। खैर, हमारा ये ऐसा शो वोट फॉर गुड, जहां पर आपको चुनाव की सारी हलचल तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ रोचक खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपको पंजाब की चुनावी हलचल दिखाएंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी पारा गर्म है वो भी दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वोट फॉर गुड की। सरदार कौन होगा सरदार, किसमें कितना है दम? हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन फिलहाल कितना है दम ये देखते हैं। किसी का शाही अंदाज लोगों को भा गया और किसी की सादगी दिल जीत गई। कोई हंसते हंसते सीरियस हो गया या कहें कि सियासत में आ गया। तो पंजाब के 4 सरदार 2022 में इस बार पूरी सियासत इन 4 सरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इन चारों सरदारों में से कौन होगा सबसे ज्यादा असरदार? वोटिंग है 20 फरवरी को, नतीजे 10 मार्च को आने हैं। तो 20 फरवरी वाला ये तिलिस्म 10 मार्च तक क्लियर हो जाएगा। चन्नी के नाम का ऐलान कर राहुल उधर दिल्ली रवाना हुए। इधर चन्नी भूख की बेचैनी में काफिला रुकवा कर एक ढाबे पर पहुंच गया। खाने के बीच में रिपोर्टर ने पंजाब के भविष्य पर सवाल पूछा तो कहा, पहले खाना, पंजाब बाद में। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। मेरे भुख बहुत लगी हुई है, बता दी गलबात कर। सहज अंदाज के इस जवाब ने पंजाब को कितना मुरीद बनाया इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन पार्टी को जरूर बना दिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। 4 महीने के कार्यकाल में चन्नी ने अपने इस अंदाज से 2 बड़े काम किए। पहला तो ये कि पंजाब में कांग्रेस की छवि का मेकओवर कर दिया। दूसरा ये कि विरोधियों से कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे छीन लिए। क्यों, ये भी समझिए। चन्नी सामान्य दलित परिवार से आते हैं। पंजाब में पहले कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं रहा। आबादी में कम होते हुए भी जट सिखों का सियासत में दबदबा रहा है। कांग्रेस इसी को भुनाना चाहती है, जिसकी वजह है कि पंजाब में कुल 32% अनुसूचित जाति की आबादी है। दोआबा इलाके में कुल 42% SC है। इस इलाके में कुल 23 विधानसभा सीट आती है। मालवा में 69 सीटों पर 13 डेरों का प्रभाव है। 35 लाख डेरा प्रेमी इससे जुड़े हैं। ज्यादातर लोग इसमें अनुसूचित जाति के हैं। तो कांग्रेस ने इस बार क्लियर कर दिया है कि जट सिख से ज्यादा तरजीह अगर किसी को दी जाएगी तो वो किसी दलित चेहरे को, और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे कर दिया गया है। वैसे इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर हम चुनावी गणित को समझें तो लगभग 35% वोट पंजाब की अगर हम बात करें तो वो दलित है, यानी निर्णायक भूमिका अगर हम कहें तो वो दलित निभाता है। और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी मालवा इलाके में ही 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, चमकौर साहब और भदौर, दोनों इलाकों से। और मालवा इलाका वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दलितों की आती है। और अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती थी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर जिसको अकाली दल का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस ने सेंध लगाई थी। याद कीजिए, आम आदमी पार्टी भी सबसे ज्यादा, क्योंकि इस इलाके से 67 सीटें आती हैं, आम आदमी पार्टी भी सबसे ज्यादा इसी इलाके पर फोकस कर रही थी। और इस बार भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है मालवा इलाके में बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बिटवीन कांग्रेस। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आपने अपना सीएम चेहरा भगवंत मान को बनाया है। जट सिख बिरादरी से आने वाले मान के जरिए वो इस समीकरण को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसकी वजह है कि 2014 की मोदी लहर में भगवंत मान लोकसभा चुनाव जीते। कांग्रेस और अकाली दल के उम्मीदवारों के बीच सबसे वोट लिए मान ने 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। 2019 में फिर से मान ने संगरूर सीट जीती।
ये सीट मालवा क्षेत्र से आती है, जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने इसे जीत लिया वो पंजाब में सरकार बना गया। 2017 के विधानसभा चुनावों में आपने कुल 20 सीटें जीतकर जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी वो इसी इलाके की थी। ये दोनों चेहरे आज भले ही सुर्खियों में दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैप्टन का पत्ता पंजाब की सियासत से कट गया। अपनी नई पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से वो भी मैदान में है और बराबर टक्कर देने के मूड में है। कैप्टन खुद की पार्टी और बीजेपी गठबंधन से मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों होंगे ये समझिए। पंजाब की सियासत का सबसे अनुभवी चेहरा है, 2 बार प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के साथ केंद्र की सियासत में भी पैर जमाए, शाही घराने से ताल्लुक होने से शाही अंदाज चर्चित। कैप्टन अमरिंदर को पंजाब की सियासत का हर तरह का तजुर्बा है, लेकिन तजुर्बे की उनकी ये जंग कांग्रेस के दौर में अकाली दल से हुआ करती रही, जिसमें प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल सरीखे नेता रहे। बड़े बादल की उम्र को देखते हुए अब अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल को अपना चेहरा बनाया है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अकाली दल को सत्ता दिलाने का जिम्मा अब छोटे बादल पर है। कारण साफ है, 2009 से 2017 तक डिप्टी सीएम रहे, 2008 से पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कामकाज, सबसे लंबे समय तक पार्टी की कमान संभालने वाले दूसरे अध्यक्ष, 1998 में एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। पंजाब की सियासी गणित को बेहतर समझते हैं, तभी तो सरकार बनने पर एक हिंदू और एक दलित डिप्टी सीएम का दांव चल दिया है। तो पंजाब में कौन सा सरदार असरदार साबित होगा ये तो जनता ही तय करेगी, और जनता 20 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन वो फैसला हमारे सामने आएगा 10 मार्च को। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पंजाब का सियासी रण इसलिए बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इस बार जहां हर पार्टी ने फ्रंट पर जट चेहरे को आगे किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलित चेहरे को आगे किया गया है। अब ये बात तो एक हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है इन दावेदारों की संपत्ति को लेकर, और वो भी एक सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। ज्यों-ज्यों पंजाब में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, नए-नए मुद्दे उछलते जा रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर कश्मकश खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें इन दावेदारों के संपत्ति समीकरण की तरफ लग गई है। इसकी वजह भी है, चन्नी को दलित बताने वाली कांग्रेस इस बात पर बोलने से बचती है कि वो करोड़ों के मालिक हैं। तो पंजाब के सीएम की कुर्सी के इन दावेदारों की संपत्ति का आपको पूरा ब्यौरा बताते हैं। सीएम की रेस में शामिल सबसे अमीर दावेदार की बात करें तो इसमें पहला नाम अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बादल ने कुल संपत्ति 122.77 करोड़ रुपए की बताई है। बादल के पास 51.21 करोड़, पत्नी हरसिमरत कौर के पास 71.56 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। बादल 95.82 लाख रुपए के घोड़ों और 3 लाख रुपयों के 2 हथियारों के मालिक हैं। उनकी पत्नी के पास 3.40 लाख रुपए की पेंटिंग और 1.25 लाख रुपए का हथियार मौजूद है। कोई कार नहीं है, लेकिन 2.38 लाख रुपए के 2 ट्रैक्टर्स हैं। बादल के पास 9 लाख, जबकि उनकी पत्नी के पास 7.24 करोड़ रुपए के सोने के जेवर हैं। मुक्तसर, सिरसा, श्रीगंगानगर, लुधियाना और जालंधर में कृषि और गैर कृषि जमीन के अलावा कमर्शियल जमीन है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में 2225 वर्ग गज में बना 23.72 करोड़ का घर है। बैंक लोन सहित कुल 37.62 करोड़ रुपए की देनदारी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਧ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। बादल के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं,
जो बादल के मुकाबले उनकी आधी संपत्ति रखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दिए गए हलफनामे में जो बताया गया है उसके मुताबिक कुल 68.73 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 10.42 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, 58.31 करोड़ की अचल संपत्ति है। 51.68 लाख रुपए हीरे और सोने के जेवर मौजूद। पत्नी के पास 37.75 लाख रुपए के गहने, सिसवान में फार्म हाउस, पटियाला में पैतृक मोती बाग पैलेस, हरिद्वार, शिमला और मोहाली में कृषि और गैर कृषि जमीन, 9.26 करोड़ रुपए की कुल देनदारी। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे घोषित हुए चरणजीत सिंह चन्नी का हाल समझ लीजिए। चन्नी ने चुनाव आयोग के पास जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक चन्नी पेशे से बिजनेसमैन है। कुल संपत्ति की कीमत 9.44 करोड़ रुपए है। एक SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत करीब 32.57 लाख रुपए है। पत्नी के पास 45.99 लाख रुपए कीमत की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा 2.62 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। पत्नी के पास 6.82 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति। चन्नी और उनकी पत्नी पर कार लोन समेत कुल देनदारी 88.35 लाख रुपए है। 2020-21 के लिए अपने कुल आय 27.84 लाख रुपए घोषित की है। आम आदमी पार्टी ने संगरूर से सांसद भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। मान के संपत्ति की अगर बात करें तो वो भी चन्नी के आसपास ही ठहरते हैं। चुनाव आयोग को जो ब्यौरा उन्होंने दिया है उसके मुताबिक कुल संपत्ति 1.97 करोड़ की है। इनमें उनकी 27 लाख रुपए मूल्य की 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV कार है। इसके साथ ही 1.49 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति बताई है। संगरूर में 1.12 करोड़ की कीमत की खेती योग्य भूमि है। पटियाला में 37 लाख रुपए मूल्य की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। 5.5 लाख रुपए मूल्य के 95 ग्राम गहने हैं। इसके अलावा 20,000 रुपए की एक बंदूक है। साफ है कि गरीब और गरीबी की बात करने वाली पार्टियों के सीएम चेहरे ठीक ठाक दौलत रखते हैं। ऐसे में गरीबों की फिक्र और उनकी योजनाओं पर अमल का दबाव कितना महसूस करेंगे, इसकी भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है। लुधियाना से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेता अपने अपने वायदे कर रहे हैं, नेता के तमाम दावे भी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर जनता का है, क्योंकि वोट जनता को देना है, बटन जनता को दबाना है। अब 4 सरदार कौन है सरदार, यही सवाल मैंने यहीं पर यानी लुधियाना में सराबा मार्केट में लोगों से किया। तो लोग क्या सोचते हैं, चारों सरदारों में सबसे असरदार कौन है? सुनिए जरा जनता की राय। लुधियाना सराबा नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, लेकिन चर्चाएं जो सबसे ज्यादा चलती हैं वो यही हैं कि 4 सरदार कौन है सरदार। यहाँ का यूथ इस वक्त मेरे साथ है। 4 सरदार कौन है सरदार? आपके पास अमरिंदर सिंह है जो एक CM है, चन्नी साहब है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने ऑप्शन दिया और इसके साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू भले ही CM के कैंडिडेट के तौर पर उनको नहीं चुना गया, लेकिन आपको क्या लगता है कौन है सरदार है? मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब कांग्रेस को भी चांस दे के देख लिया, बीजेपी को भी चांस दे के देख लिया। अब मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने CM कैंडिडेट आपको कौन बेटर लगता है? एज ए CM कैंडिडेट मेरे को चन्नी भी नहीं पसंद, अमरिंदर सिंह भी नहीं इतना ठीक लगा। अब हम चांस दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को ही, भगवंत मान को चांस दे सकते हैं। सरदार साहब साढ़े नाल आ गया। आयो जी, 4 सरदार कौन है सरदार? CM दे फेस बारे ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं, आपको क्या लगता है कौन बेस्ट CM हो सकता है पंजाब? आई बिलीव कि भगवंत मान जी को ही आना चाहिए, बिकॉज पहले बीजेपी भी रही है, अकाली दल भी रहे हैं, कांग्रेस भी रही है, बट अभी पंजाब को एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से किसी नई पार्टी को आप चेहरा बनाना चाह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। कोई अगर CM फेस के तौर पर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को बनाया है, आइए ओके बताएं। आई बिलीव इट्स ऑल राइट, क्योंकि मेरे हिसाब से और कोई फेस अभी तक सामने आया नहीं है आम आदमी पार्टी में। वहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में भी, हर जगह भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल यही मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से कि 4 सरदारों में भगवंत मान आपको ज्यादा? हाँ जी। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है। कौन सबसे ज्यादा सरदार है, चन्नी, भगवंत मान, अमरिंदर सिंह? भगवंत मान। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੌਬਸ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ,
ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक के जितने वायदे किए गए वो पूरे नहीं हुए और आज का यूथ यही चाहता है कि हम चेंज चाहते हैं पहली बात, और दूसरा नई पार्टी को आप मौका देना चाहते हैं। ਜ਼ਰੂਰ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ बट इस पार्टी को तो पिछली बार भी चांस मिला था, लेकिन फिर ये पार्टी हार गई थी। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। चलिए, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चार सरदार कौन है सरदार? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ अच्छा, ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ टाइम कांग्रेस ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कांग्रेस ਦੇ इंटरनल इश्यूज, हाँ कांग्रेस के इंटरनल इश्यूज ही उसे आगे नहीं जाने दे रहे। श्रोमणी अकाली दल था वो बिखर गया बीजेपी के बाद। और रही बात आपकी, आप में 2017 में क्या था, दुनिया ने चेंज इतना अपनाया नहीं था, कोई चाहता नहीं था चेंज आने का, कोई भी चाहता नहीं था कि इतना चेंज आए, क्योंकि वो रिवायती पार्टियों के साथ सेटिस्फाइड थे। बट अब जब सभी ने देख लिया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अकाली का कुछ रहा नहीं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके सीएम बनने के। तो बाकी देखो क्या होता है, 20 फरवरी को पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, 20 फरवरी को तो आप लोग वोट डालेंगे, लेकिन नतीजा 10 मार्च को आएगा। 20 फरवरी को ही पता चल जाएगा आपको। तभी बता जाए। थैंक यू सो मच। तो चार सरदार कौन असरदार, हम लुधियाना के सराबा नगर मार्केट में मौजूद हैं और यहीं पर हम जनता की राय ले रहे हैं। सराबा मार्केट में अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पर दिख जाएंगे, मतलब शुद्ध देसी फ्लेवर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। शाम में ये मार्केट बहुत ज़्यादा गुलजार हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मैं इस टाइम फ्लेवर्स की बात क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको एक चुनावी थाली दिखाने वाली हूँ। ये तो आप भी जानते हैं कि खाने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन उस खाने के मसालों में और टेस्ट में किस तरीके से सियासत घुल गई है और उस सियासत का पंजाब की सियासत से क्या लेना देना है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। पंजाबियों की सबसे खास बात देखिए ये होती है कि पंजाब में कहावत है कि तानू खुआ खुआ मार देंदे ने, मतलब वो बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। तो यू नो कि मैं फूडी हूँ, ये चाय पे चर्चा में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आज हमें लगा कि मैं आपको पंजाब की ऑथेंटिक थाली खिलवाती हूँ। तो इस वक्त हम लोग हवेली रंगला पंजाब में मौजूद हैं और फ़िलहाल थाली खाली है। अब इस थाली को आप यूं समझ लीजिए कि ये जनता की उम्मीदों वाली थाली है। मेरे साथ राकेश जी हैं, यहाँ पर हमारे मित्र हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके आने से जो आप यहाँ आए हैं, हाँ। तो चुनाव के मौसम में आए और हमारी थाली भरवाने आए हैं। हमारी थाली तो पूरी खाली है, हम कहाँ भरवाएंगे? भरवाएंगे तो नेता। तो निश्चित तौर पे नेता लोग भी एक्टिव हो चुके हैं कि वो थाली भरवाएंगे। मुझसे लगातार कह रहे हैं, कोई फ्री बाइस लेके घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो पंजाब इस बार जो ऐसा होता है ना, जब आप सब सब्जियां इकट्ठी रख देते हैं, एक बाउल में आप सब सब्जियां इकट्ठी रख देते हैं, तो फिर आप वो वैसा रंग सा बनता जा रहा है इस बार। जैसे धीरे धीरे हमारी थाली भरती जा रही है, वैसे चुनावी वायदों वाली थाली भरती जा रही है। खाने के साथ पीने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि पंजाब वालों का जो एक वो जो होता है ना, वो पीने से भी बहुत जुड़ा आमतौर पे कहते हैं। लेकिन अगर कोविड का जो हमने फर्स्ट जो वेव थी कोविड की पहली लहर में भी इतना कुछ हो गया, तो आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि तब भी सबसे ज़्यादा वो पीने वाली चीज़ बिकी। जब कर्फ्यू लगे हुए, तो लंबी कतारें थी, कर्फ्यू लगे हुई थी, तब हमारे यहाँ एक महाराजा थे, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सब कुछ बेशक बनता, लेकिन वो नहीं बंद होने दिया। ये जो मिक्स वाली वेजिटेबल है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसको देख के ये चुनाव बाद हाल होने वाला है। जनता वोट किसको करेगी और उसके बाद ये खिचड़ी सी ना पक जाए, मिक्स वेज। देखिए, आपने जो हवा का रुख पकड़ा है, मतलब आप दिल्ली से जिस हवा को जानते हुए आए हैं, तो आपका स्वागत भी वैसी सब्जी से हुआ, मिक्स वेजिटेबल से। तो अभी ये कोशिश ऐसा दिख यही रहा है जिस पर, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पहले डायरेक्ट इलेक्शन होता था, 2 पार्टियां होती थी, आपस में लग जाती थी। पिछली बार 3 हो गई थी, फ्रैंकलो फाइट था, आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई थी। तो इस बार क्या है कि इस बार ये चुनाव जो हो रहा है वो किसान आंदोलन के एकदम से बाद हो रहा है। और जब किसान आंदोलन की बात करते हैं तो पंजाब का उसमें मेजर जो रोल है वो पंजाब के किसान का रहा है। और पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये किसान किसके साथ जाएंगे, ये पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट भी कह रही थी कि पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे, लेकिन वैसी पॉलिटिक्स जिसकी ऐसा था कि ये ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे सीधे सीधे ये
केंद्र की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। किसान आंदोलन का कुछ असर रहेगा या ये पार्टी वोट का कटवाई रहेगी? किसान क्योंकि सीधे तौर पे आ गए हैं, किसान किसी की सपोर्ट में नहीं गए। हालांकि किसानों के बहुत सारे ग्रुप्स शामिल नहीं हुए, लेकिन वो जो किसान सीधे रूप से आ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी कई जगह पे 5 कॉर्नर फाइट है, कई जगह 4 कॉर्नर। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। नहीं, वैसे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि परीक्षा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे पहले ये खानी चाहिए या ये खानी चाहिए, तो ये परीक्षा है पंजाब के लोगों की। बहुत अच्छे से सम अप किया आपने, यानी कि जनता वोट दे देगी सरकार के रूप में, जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं कि भाई क्लियर कट होगा, लेकिन क्या वो स्वाद उनको मिलेगा और वो स्वाद किस तरह का होगा? क्योंकि स्वाद भी चाहिए और सेहत भी चाहिए, स्वाद के साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं जी मीठे में क्या आ रहा है। खीर है, ये लीजिए। मतलब आप यहाँ पर आए तो आपको खीर ज़रूर मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि ये भी पंजाब का ट्रेडिशनल फूड है। ये तो शायद किसी ने सोचा नहीं था, हम तो गुलाब जामुन और गुड़ तक अटक गए थे। इनकी भी इच्छा यही है कि जो पंजाब में खीर जैसी मीठी जो है वो सरकार आए, और दूध जैसी साफ सफेद, मतलब शुद्ध हो और वो श्वेत हो, बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट हो, ऐसी है। इनकी भी है। लेकिन जो आपने अभी वो आप बात कर रहे थे ना कि पंजाब की जनता जो है वो क्या करेगी, स्वीडिश की जब आपने बात की, तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता, जैसे जब परीक्षा होती है तो स्वीडिश के रूप में कोई टीचर बच्चों को ग्रेस मार्क देता है एक, तो मुझे लगता है कि पंजाब जब से जिस भी पार्टी को ऐसा करेगा तो वो झगड़े में पड़ने की बजाय ग्रेस मार्क्स देगा, वैसी स्वीडिश खीर जैसी उस पार्टी को देगा, ताकि पंजाब अस्थिर ना हो। तो भाई रंगला पंजाब से हम आपके लिए थाली लेकर आए थे। तो रंगला पंजाब से हम ये थाली लेकर आए हैं, जहां पर जनता के मुद्दों का जिक्र करते हुए हम पहुंचे उस फल तक जो जनता चाहती है और जो उम्मीद कर रही है इस मीठी खीर की तरह। उम्मीद है आपको ये थाली बहुत पसंद आई होगी। आजकल फिल्म पुष्पा के बड़े चर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे टिकटॉक्स बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी रील्स में भी पुष्पा के गाने धूम मचा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि चुनाव भी पुष्पा के बिना अधूरा नहीं है। दरअसल अब चुनावों में पुष्पा की एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करवाई है। और ये एंट्री हुई है उत्तराखंड में, जहां उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को पुष्पा से कंपेयर कर दिया है। अब हुआ क्या और पूरा मामला क्या है वो देखिए जरा। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो, पुष्कर, मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा, हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की, यानी पंजाब की बात। अब सीधा आपको यूपी ले चलते हैं। वेस्टर्न यूपी, ये वो इलाका है जाटलैंड जिसको हम कहते हैं। तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 10 फरवरी को वोटिंग होनी है वहां पर, यानी अब नेतागण पहले चरण की तमाम सीटों को छोड़कर आगे बढ़ लिए, यानी वहां फोकस है जहां पर दूसरे चरण का चुनाव होगा। लेकिन पहले चरण के चुनाव में कहां किस तरह की हलचल है, क्या क्या चुनावी सरगर्मियां रही, वो आपको दिखाते हैं। सभी 58 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने के बाद अब नेताओं की निगाहें मतदाताओं की तरफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को पिछली समाजवादी सरकार का खौफ दिखा दिया। अखिलेश यादव ने लोगों को योगी सरकार की कमियां गिना दी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी लोगों से वादे कर दिए। अब फैसला लेने की बारी जनता जनार्दन की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 58 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिले शामिल हैं। 58 में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो बाकी 49 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं। इन 58 सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं।
जिनका फैसला 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मतदाता करने वाले हैं। इसके लिए 25,849 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2017 में इस इलाके के चुनाव में मामला एक तरफा था। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और जनता का फैसला सीटों के नतीजों में साफ दिखा था। 2017 में पहले चरण की इन्हीं 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। बीजेपी को कुल 46% वोट मिले थे। ये बात भी सभी जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी है। दावा यही है कि बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होगा, लेकिन अखिलेश यादव की पहली चुनौती पहले चरण से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि 2017 में पहले चरण की 58 सीटों में से केवल 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिली थी और वोट प्रतिशत था 13। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2, राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीटें मिली थी। कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। सुरक्षा बलों के साथ आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। मतदान में जनता ने क्या फैसला सुनाया है, ये 10 मार्च को नतीजे के दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज दिन बहुत ही हलचल भरा रहा। आज दिन की शुरुआत बीजेपी के घोषणा पत्र से हुई, जिसको बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। अब घोषणाओं के इस पिटारे में, या कहें कि वायदों के इस पिटारे में जनता के लिए क्या है, आइए समझते हैं। पहले दौर के प्रचार का शोर थमने से पहले आज बीजेपी ने राजधानी लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान है और उसके 2 दिन पहले बीजेपी ने जनता के लिए अपने वादों का पिटारा खोला है। बीजेपी का दावा है कि घोषणा पत्र के लिए समाज के सभी वर्गों से राय ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर 2021 को एक आकांक्षा पेटी लॉन्च की थी। प्रदेश में 30,000 जगहों पर यह संकल्प पेटी रखकर प्रदेश भर के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। बीजेपी ने संकल्प पत्र बनाने के लिए इस विशेष अभियान में फोन, ईमेल और पार्टी वेबसाइट से भी लोगों से सुझाव मांगे थे। आर्थिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सुशासन देना हो, सलामती देना हो, गरीब कल्याण के काम हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने हमारे संकल्पों को पूरा किया है और हम आगे पर भी इसी इतिहास को बरकरार करने चाहेंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूपी की जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान होगा। 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। विधवा पेंशन को 800 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। होली और दिवाली में महिलाओं को 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सरकारी परिवहन में यात्रा मुफ्त होगी। छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। हर घर में एक युवा को सरकारी या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। गरीब बेटियों की शादी के लिए अब 15,000 की जगह 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पास सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में 25 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। यूपीएससी, सीएलएटी, नीट, टीईटी, यूपीपीएससी और एनडीए की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। यूपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी होगी। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर भी प्रतिमाह 1500 रुपए की जाएगी। निर्माण कार्य से जुड़े सभी मजदूरों को मुफ्त बीमा और सभी मजदूरों के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी सॉन्ग भी लॉन्च किया है।
बीजेपी ने 2017 के वादों की फहरिस्त में से राम मंदिर निर्माण और किसानों की कर्ज माफी जैसे कुछ वादों को निभाया है, तो वही कुछ वादे अधूरे भी छूट गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार जनता से वादा कर रही है कि अगर फिर से सरकार बनी तो घोषणा पत्र के आखिरी अक्षर तक हर वादा निभाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरावा नगर मार्केट में अगर आप लोग मौजूद हैं तो यहाँ के स्ट्रीट फूड से आप बिल्कुल अछूते नहीं रह सकते। फिलहाल मैंने सुना है कि यहाँ पे मोमोज बड़े फेमस हैं। मैं मोमो ट्राई करूंगी, लेकिन उससे पहले खबर आपको बता देती हूँ, और वो खबर बड़ी दिलचस्प है। अब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके थे कि वो बीजेपी के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, तो बस देर उन्होंने भी नहीं की। समाजवादी पार्टी ने भी किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए वायदों का पिटारा खोल दिया। और एक चीज और नेताजी, जिससे जनता को सख्त नफरत है, ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं पंजाब की जनता का मूड जब जानती हूँ तो वो कहते हैं कि फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन यहाँ तो नेताजी फ्री में ही सब कुछ बांट रहे हैं। क्या कुछ दिया है उन्होंने, देखिए जरा। मैं मोमो ट्राई करती हूँ। बीजेपी के संकल्प पत्र के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने पहले अपनी पिछली सरकार के कामों को याद दिलाया, फिर चुनाव में उछले मुद्दों के आधार पर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सबसे ज्यादा किसानों की बात की गई, क्योंकि अखिलेश को पता है कि किसान इस बार के चुनाव में अहम रोल निभाने जा रहे हैं। गन्ना किसानों को 15 दिनों में भुगतान करने की बात कही गई है। किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करने का वादा किया गया है। किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था होगी। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 2 बोरी खाद मुफ्त में मिलेगा। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और सभी फसलों के लिए MSP तय की जाएगी। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में मिलेगी। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट्स और लैपटॉप ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस बार के चुनाव में भी इसकी घोषणा की गई। साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कई घोषणाएं हुई हैं। 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा KG से PG तक फ्री रहेगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी। BPL परिवार की महिलाओं को हर साल 2 सिलेंडर्स फ्री में मिलेंगे। 2027 तक 2 करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। भर्ती में संविदा प्रणाली खत्म की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों, सामान्य, EWS, SC एवं ST की महिलाओं को शामिल होंगी। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने महंगाई का मुद्दा उठाया है और अपने घोषणा पत्र में महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया है। दोपहिया मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त में मिलेगा। ऑटो चालकों को हर महीने 2 लीटर तेल दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। 10 रुपए वाली समाजवादी थाली योजना हर जिले में लागू। चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही अखिलेश पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा करते रहे हैं और अपने घोषणा पत्र में भी इसी बात को दोहराया है। वहीं व्हाट्सएप और ईमेल से FIR कराने की व्यवस्था होगी, लेकिन बीजेपी ने सारे वादों को कोरा और हवा हवाई करार दिया है। चुनाव के वक्त घोषणा पत्र जारी करना एक परंपरा है, लेकिन मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह देकर अखिलेश यादव ने दोबारा सत्ता पाने की अपनी मुहिम को और रफ्तार दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आपने दिल्ली की सर्दी का मजा लिया है तो यकीन मानिए लुधियाना की सर्दियाँ कहें कि पंजाब की सर्दी चलेंगी, पर रात में स्ट्रीट फूड का मजा ही और है। और साथ ही साथ आपसे जब बातें हो रही हूँ, यानी वोट फॉर गुड, चुनावी माहौल में अच्छा क्या हो रहा है वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद। यूँ तो ये इलाका चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं जिनकी चर्चाएं हर घर में हो रही हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने खुद को बेड़ियों में जकड़ लिया है और निकल पड़े हैं वोट मांगने के लिए। पर यहाँ पर सवाल ये है कि जनाब ने खुद को बेड़ियों में जकड़ा क्यों है? चलिए मिलते हैं इन्हीं से। ये गले से लेकर पैर तक का जो लिबास है मेरा, ये बेड़ियां हैं
लूंगा किससे? मेरे पास तो पैसे है नहीं, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। ये केवल जनता के पैसे से ही मुझे चुनाव लड़ना है। जनता से वोट मांगने का अनोखा अंदाज देखिए। पांव से गले तक बेड़ियों में जकड़ा हुआ। जिन्हें आप देख रहे हैं ये कोई कैदी नहीं है और ना ही ये किसी कैद से छुटकर आए हैं। असल में ये नेताजी हैं। नाम है इनका रामदास मानव। रामदास फिरोजाबाद शहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और नेताजी वोट और नोट दोनों का इंतजाम जनता के बीच जाकर कर रहे हैं। इनके पहनावे पर गौर कीजिए। नीचे से ऊपर तक बेड़ियां और हाथ में कटोरा। बात जब फिरोजाबाद की हो रही है तो चूड़ियों का जिक्र होना तो लाजमी है। चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 110 सालों से चूड़ियां बनाई जाती हैं और यहाँ की चूड़ियां पूरे विश्व में मशहूर हैं। रामदास मानव, जिन्हें आप घूम घूम कर वोट और नोट मांगते हुए देख रहे हैं, ये फिरोजाबाद की चूड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के नेता हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कांच की चूड़ियां हैं जो फिरोजाबाद की एक पहचान है। वही मेरा एक निशान है। कटोरा है, ये धन संग्रह करने के लिए है। मैं जनता से वोट के साथ साथ 10 रुपए का नोट उनसे मांग रहा हूं कि आप लोग मुझे 10 रुपए का नोट दें, जिससे मैं ईमानदारी से आपका चुनाव लड़ सकूं। बेड़ियां पहनकर आखिर क्यों रामदास जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? इस तरह के खास लिबास को पहनकर जनता को लुभाने का असल राज क्या है? और ये बेड़ियां रामदास कब उतार फेंकेंगे? ये संघर्ष मेरा जारी रहेगा। बेड़ियां उतरेंगी नहीं, जीतने के बाद भी नहीं उतरेंगी और हारने के बाद भी नहीं उतरेंगी। ये जो बेड़ियां हैं, ये फिरोजाबाद के मजदूर की गुलामी की प्रतीक हैं। ये मुझे एहसास कराती रहेंगी कि मैंने इन मजदूरों से किसी प्रकार का कोई एक वादा किया है और मेरा संकल्प केवल विधायक बनने के बाद उतारने का नहीं है। मेरा संकल्प मजदूरों की बेड़ियां काटने के बाद इन बेड़ियों को उतारने का है। जब तक मैं फिरोजाबाद के मजदूर की गुलामी की जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उनको मैं तोड़ नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने शरीर से इन बेड़ियों को नहीं उतारूंगा। रामदास चूड़ी मजदूरों की गुलामी खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। यह संकल्प लेकर कि अगर वो चुनाव जीत भी जाएं तो बेड़ियां नहीं उतारेंगे जब तक कि वो मजदूरों पर हो रहे शोषण को पूरी तरह खत्म न कर दें। जनता को वोट और नोट दोनों के लिए राजी कर लेना मजाक नहीं। बहरहाल रामदास का ये अनोखा अंदाज बड़ा दिलचस्प है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा अब हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर 300 से ज्यादा ढोलक बनाने वाली फैक्ट्री और इस पूरे इलाके की पहचान ढोलक बनाने वालों से होती है। और बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनको यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। एक जिला एक उत्पाद के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन यहाँ की जनता चुनावों को लेकर क्या सोचती है? उनके मन में नेताजी के लिए कौन से सवाल हैं? उनके मन में ऐसी कौन सी उम्मीदें हैं जो वो चाहते हैं कि उनके इलाके में अगर कोई चुनाव जीत कर आए तो कम से कम उनकी इन उम्मीदों को पूरा करे? चलिए आपको अमरोहा की जनता से मिलवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी दिखाते हैं। ये यूपी का अमरोहा है। छोटे बड़े सब मिलाकर अमरोहा में 350 ढोलक बनाने की फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्रियों में लगभग 1000 कारीगर काम कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद के तौर पर अमरोहा में बनी ढोलक की पहचान बेहद खास है। लकड़ी के टुकड़ों को ढोलक की शक्ल देकर आवाज को जन्म देने की तैयारी चल रही है यहाँ। एक ऐसे आवाज को गढ़ने की तैयारी चल रही है यहाँ जो सुर सप्तक में संगत बिठाने के काबिल हो। वैसे चुनाव में भी तो होता यही है।
चुनाव से पहले एक काबिल उम्मीदवार की आवाज जनता बनती है, फिर चुनाव जीतने के बाद जनता की आवाज योग्य उम्मीदवार बनता है। सरकार ने कार्य किया है। चुनावी ढोलक की यदि हम बात करें तो कौन सबसे ज्यादा तेज बजने वाला है या फिर बजाने वाला है? देखिए, अगर चुनावी माहौल की बात करें तो मैं तो उसे ही चाहूंगा जो हमारी ढोलक को आगे बढ़ाए, जो हमें बेनिफिट पहुंचे, हमें ढोलक कारोबार को बेनिफिट पहुंचे। तो हमने क्या ओडीओपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में योगी जी ने हमारी ढोलक को शामिल किया और काफी कुछ उन्होंने हेल्प भी की, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है सारे जितने भी मतलब कारीगर लोग थे उनको प्रशिक्षण किया और उन्होंने हमको बोला कि आप जो है नई मशीनरी अगर आप चाहते हो तो हम आपको विजिट भी करा देंगे और आप मतलब आपको लगता है कि योगी सरकार ने यहाँ पर काम किया है? जी 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 बिल्कुल किया है। ढोलक के लिए तो बहुत अच्छा काम। एक बार फिर से उन्हीं की थाप सुनाई देने वाली है। जी 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 मैं तो यही चाहूंगा। अमरोहा में तैयार हो रहे इन ढोलकों की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। एक ढोलक को तैयार करने में औसतन 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। लकड़ी की कटाई छिलाई फिर मशीन में डालकर उसके सतह को प्लेन किया जाता है। ढोलक की रंगाई पुताई होती है, फिर ढोलक पर चमड़े का पर्दा चढ़ाया जाता है। वैसे देखा जाए तो संगीत में ढोल का फटना और राजनीति में पोल का खुल जाना दोनों ही तालमेल बिगाड़ देते हैं। विरोध का राग हो या समर्थन का संगीत, ढोलक पर पड़ने वाले थाप बेहद अहम है। राजनीति में वोट की रणनीति भी कुछ इसी पैतरे पर चुनावी मैदान में गूंजती है। यूपी के चुनावी समर में अमरोहा का मिजाज क्या कहता है? ढोलक जब रॉ शेप में यहाँ पर आते हैं उसके बाद इन पर रंग चढ़ाया जाता है, इनको गढ़ा जाता है। कुछ कारीगरों से यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से रंग चढ़ाया जाता है, किस तरह से इनको गाड़ा जाता है और साथ ही साथ सियासत में इस बार कौन सा रंग चढ़ रहा है और चुनावी धार में किसकी धार तेज है? देखो इस वक्त जो माहौल है वो तो मोदी जी का है। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मोदी जी ने काफी अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, काफी अच्छे काम किए हैं। मुस्लिम समाज में भी काफी जो है सुविधाएं दी हैं उन्होंने। तो अखिलेश यादव की साइकिल नहीं चलने वाली, उनकी साइकिल में इतनी धार नहीं है। अब वो देखो वक्त तो बताएगा। हाँ 14 फरवरी को जो है किसके हक में ज्यादा वोट जाता है, बाकी आगे आने वाली 10 तारीख में सबको लास्ट। योगी जी की धार कैसी है? योगी जी के सबसे आगे है, सबसे आगे है। और प्रियंका गांधी की, कांग्रेस की? यहाँ पे कोई ऐसा हुआ नहीं। कौन सी ऐसी सरकार है जो बननी चाहिए फिर? अब अखिलेश की सरकार ऐसी जो नहीं हिंदू मुस्लिम ना कर रही वो बने। कांग्रेस भी बढ़िया है, कांग्रेस मगर आने की नहीं है क्योंकि उसका कहीं नहीं है वो। कौन सा रंग चढ़ रहा है इस बार चुनाव में? इस बार बीजेपी का रंग चढ़ रहा है। क्यों? काफी अच्छा काम किया उन्होंने। आप किसके पक्ष में हैं बतौर युवा वोटर? मैं तो बीजेपी के। काफी अखिलेश मतलब योगी जी ने काफी अच्छा काम किया और मोदी जी ने भी काफी अच्छा काम किया है। मेरा वोट अखिलेश को जाएगा, अखिलेश यादव को। कारण? जी कारण क्या, शुरू से उनको देते भी आ रहे हैं। ऐसा क्या खास किया उन्होंने अभी तक? कुछ नहीं, बस अच्छे लगते हैं, मतलब सरकार अच्छी है उनकी भी। तो योगी जी अच्छे नहीं लगते? वो भी अच्छे हैं अपनी जगह, सभी अच्छे हैं, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि कोई वो नहीं है इसका। बच्चा मन वहाँ ठुकता कि वो उसको देते हैं अखिलेश को वोट। अच्छा, तो काम नहीं हुआ यहाँ पर भाजपा की सरकार में कुछ ज्यादा जितना होना चाहिए? काम हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा जो अपना वो है क्या आपको पसंद अखिलेश यादव है ऐसा? देखिए, किसी की धार में योगी है तो किसी के रंग में अखिलेश यादव है, लेकिन कुल मिलाकर बात तो यही है कि ढोलकों की थाप और गूंज सबसे तेज उसी पार्टी की होगी जो असली मुद्दों पर, जमीनी हकीकत पर बात करेंगे और काम भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परमेंद्र शर्मा के साथ अमरोहा से तेजश्री पुरंदरे। वोट फॉर गुड में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हम लेकर आएंगे सियासत से जुड़ी तमाम खबरें और दिखाएंगे आपको पंजाब के रंग भी। फिलहाल आप इस रंग को एंजॉय कीजिए।